नमस्कार, मैं हूँ भावना और आज हम पढ़ रहे हैं महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का पाठ 9। 4 सितंबर सन 1888 को मैंने बम्बई बंदरगाह छोड़ा। जहाज़ में मुझे सामुद्रिक कष्ट तो कुछ भी न उठाना पड़ा, पर जो जो दिन जाते मैं परेशान हो रहा था। स्टुअर्ट के साथ बोलते हुए झेपता, क्योंकि अंग्रेजी में बातचीत करने की आदत न थी। मेरे एक साथी मजूमदार को छोड़कर, जो राजकोट के वकील थे और बैरिस्टर होने के लिए विलायत जा रहे थे, बाकी सब यात्री अंग्रेज़ थे। उनके सामने बोलते न बनता था। वे मुझसे बोलने की कोशिश करते तो उनकी बात मेरी समझ में न आती, और यदि समझ भी लेता तो जवाब देना नहीं सोचता। हर वाक्य बोलने के पहले मन में जमाना पड़ता था। छुरी कांटे से खाना न आता था, और पूछने का साहस ही न होता कि इसमें बिना मांस की चीज़ें क्या क्या हैं। इस कारण मैं भोजन की मेज पर तो कभी गया ही नहीं, केबिन कोठरी में ही खा लेता था। अपने साथ जो मिठाइयाँ वगैरह ले गया था, उन्हीं पर गुजर गया। मजूमदार को तो कोई झिझक न थी, वह सबके साथ हिल मिल गए। डेक पर भी जहाँ जी चाहे घूमते फिरते। मैं तो दिन भर केबिन में पढ़ता रहता। डेस्क पर जब लोगों की भीड़ कम देखता, तब थोड़ी देर के लिए जाकर वहाँ बैठ जाता। मजूमदार मुझे समझाते कि सबके साथ मिला जुला कर रहो। कहते कि वकील को तो बातूनी होना चाहिए। वकील की हैसियत से वह अपना अनुभव भी सुनाते। कहते अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं है, अतः बोलने में भूलें होंगी ही। बोलने में सकुचाना नहीं चाहिए, परंतु मैं अपनी भीरुता नहीं त्याग पाता था। मुझ पर तरस खाकर एक भले अंग्रेज ने मुझसे बातचीत करना आरंभ किया। मैं क्या खाता हूँ, कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्यों किसी के साथ बातचीत नहीं करता, इत्यादि प्रश्न पूछे। मुझे खाने पर साथ आने को कहा। मांस न खाने के मेरे आग्रह की बात सुनकर वह हंसे और मुझ पर रहम खाकर बोले, यहाँ तो सब ठीक ठीक है, परंतु बिस्के की खाड़ी में पहुँचने पर तुम्हें अपने विचार बदलने पड़ेंगे। इंग्लैंड में तो इतनी ठंड पड़ती है कि मांस के बिना काम नहीं चल सकता। मैंने कहा, मैंने तो सुना है कि वहाँ लोग बिना मांसाहार के रह सकते हैं। वो बोले, यह गलत है। मेरी जान पहचान वालों में कोई निरामिष भोजी नहीं है। मैं शराब पीने के लिए तुमसे नहीं कहता, पर मैं समझता हूँ कि मांस तो तुम्हें ज़रूर खाना चाहिए। मैंने कहा, आपकी सलाह के लिए मैं आपका आभारी हूँ, पर मांसाहार न करने की अपनी माता से प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। यदि उनके बिना निर्वाह न हो ही न सका तो मैं वापस हिंदुस्तान लौट जाऊँगा, पर मांस तो हरगिज नहीं खाऊंगा। बिस्के की खाड़ी आई। वहाँ भी मुझे न तो मांस खाने की आवश्यकता महसूस हुई, न मदिरा की। दुख सुख सहते, यात्रा पूरी करते साउथ टेम्पल बंदरगाह आग पहुँचे। मुझे याद पड़ता है, उस दिन शनिवार था। मैं जहाज़ पर काले कपड़े पहनता था। मित्रों ने मेरे लिए सफ़ेद फलालेन का सूट भी बनवा दिया था। विलायत में उतरने पर उसे पहनने का निश्चय किया, यह समझकर कि सफ़ेद कपड़े ज़्यादा अच्छे लगेंगे। यह सूट पहनकर मैं जहाज़ से उतरा। सितंबर के अंतिम दिन थे। ऐसे कपड़ों में मैंने अकेले अपने को ही वहाँ पाया। मेरे संदूक और उनकी कुंजियाँ ग्रिडले कंपनी का एजेंट ले गया था। जैसा अन्य लोग करते हैं, वैसा मुझे भी करना चाहिए। यह समझकर मैंने अपनी तालियाँ भी उन्हें ही दे दी थी। मेरे पास 4 परिचय पत्र थे। एक डॉक्टर प्राण जीवन मेहता के नाम, दूसरा दलपत राय शुक्ल के नाम, तीसरा प्रिंस रंजीत सिंह के नाम और चौथा दादा भाई नौरोजी के नाम। किसी ने सलाह दी थी विक्टोरिया होटल में ठहरना सही होगा, इसलिए मजूमदार और मैं वहाँ गए। मैं तो अपने सफ़ेद कपड़ों की शर्म से ही दबा जा रहा था। फिर होटल में जाकर खबर लगी कि कल रविवार होने के कारण सोमवार तक ग्रिडले के यहाँ से सामान नहीं आएगा। इससे मैं बड़ी परेशानी में पड़ गया। मैंने साउथ टेम्पल्टन से ही डॉक्टर मेहता को तार दे दिया था। वह 7-8 बजे आए। उन्होंने प्रेमपूर्ण विनोद किया। बातों बातों में मैंने अनजाने में ही उनकी रेशमी रोएदार टोपी देखने के लिए उठा ली और उस पर उल्टा हाथ फेरने लगा। टोपी के रोए सीधे हो गए। मेहता ने देखा, तुरंत मुझे रोका, पर अपराध तो हो ही चुका था। उनके रोकने का इतना ही परिणाम हुआ कि भविष्य में ऐसा अपराध न हो। यहीं से यूरोपियन रीति रिवाज की शिक्षा का श्री गणेश हुआ। डॉक्टर मेहता हंस हंस कर बहुतेरी बातें समझाते जाते थे। किसी की चीज़ नहीं छूनी चाहिए। किसी से जान पहचान होते ही जो बातें हिंदुस्तान में सहज ही पूछी जा सकती हैं, वे यहाँ नहीं पूछनी चाहिए। बातें करते हुए जोर से नहीं बोला जाता।
हिंदुस्तान में साहबों के साथ बातें करते हुए सर कहने का जो रिवाज है वह अनावश्यक है। यहाँ सर तो नौकर अपने मालिक को अथवा अपने अफसरों को कहता है आदि। फिर उन्होंने होटल में रहने के खर्च पर भी बातें की और बताया कि किसी कुटुंब के साथ रहना उचित होगा। इस संबंध में अधिक विचार सोमवार तक के लिए स्थगित रहा। होटल तो हम दोनों को सांसद घर सा लग रहा था। यह होटल था भी महंगा। माल्टा से एक सिंधी सज्जन सवार हुए थे। उसने मजुमदार की अच्छी पड़ गई थी। सिंधी यात्री लंदन के अच्छे जानकार थे। उन्होंने हमारे लिए किराए पर 2 कमरे ले लेने का भार उठाया। हमने स्वीकृति दी और सोमवार को सामान मिलते ही होटल का बिल चुकाकर उन कमरों में चले गए। मुझे याद है कि होटल का बिल लगभग 3 पाउंड देकर भी भूखा ही रहा। वहाँ का कोई खाना न रुचा। एक चीज़ ली, नहीं रुचि, दूसरी ली, पर पैसे तो दोनों के ही चुकाने पड़े। मैं अभी तक प्राय बम्बई से लाए अपने खाने के सामान पर ही दिन काट रहा था। उस कमरे में भी बड़ा परेशान रहा। देश बहुत याद आता था। माता का प्रेम आंखों के सामने नाचता था। रात होते ही रोना आरंभ होता। घर की तरह तरह की बातें याद आती। उनसे नींद भला कहाँ आ पाती। अपनी ये दुख गाथा किसी से कह भी तो नहीं सकता था। कहने से फ़ायदा भी क्या था। मैं खुद न जानता था कि मुझे काहे से संतोष मिलेगा। लोग निराले, रहन सहन निराली, मकान भी निराले और घरों में रहने का तौर तरीका भी निराला। फिर यह भी अच्छी तरह नहीं मालूम कि क्या बोलने से अथवा क्या करने से यहाँ के शिष्टाचार का भंग होता है। इसके अलावा खान पान के परहेज अलग और चीज़ों को मैं खा सकता था वे रुखी सुखी मालूम होती थी। इस कारण मेरी हालत साफ छचुंदर जैसे हो गई थी। इधर विलायत में अच्छा नहीं लगता था, उधर देश भी वापस नहीं लौट सकता था। विलायत आया तो था 3 साल गुजारने का इरादा रखकर ही। नमस्कार।